हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज है बिजनेस स्टडीज की क्लास और इस बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने फ्यूल्स के पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं और टेलर के हम लोगों ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए थे बच्चे। मगर अब हम लोग टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ टेक्निक्स बताए हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरी की ओर ले जाने में मदद करेगा। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छा चलाना है तो प्रिंसिपल्स के साथ साथ आपको कुछ टेक्निक्स भी, साइंटिफिक टेक्निक्स भी फॉलो करने चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय द टेलर। अब फटाफट स्क्रीन पर आए बच्चे और यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दिए हुए हैं, जो कि उनमें से कुछ कॉमन टेक्निक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि टेलर ने दिए हैं साइंटिफिक के। यहां पर आप पढ़ सकते हैं क्या कह रहा है यहां पर, along with scientific principle Taylor developed some specific techniques by conducting various experiment at his workplace। यानी बहुत मेहनत करके उन्होंने डेवलप किया है। क्या कह रहे हैं कि भैया अपने वर्क प्लेस पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस से ये गेन किया है कि इन साइंटिफिक टेक्निक्स को भी फॉलो किया जाना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वो सारी बातें अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, इन सारे टेक्निक्स को समझना और इनके कीवर्ड्स को समझना, ताकि केस स्टडीज आते हैं तो हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल करके अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, उस पर चर्चा करना बच्चे। तो सबसे पहला आज की क्लास का उद्घाटन बोहनी या फिर स्टार्टिंग कह सकते हैं हम लोग कर रहे हैं पहले टेक्निक्स पर, जिसका नाम है बच्चे फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप नाम देख करके लगता है कि जरूर टफ होगा, ये पक्का टफ होगा, लेकिन टफ नहीं है बच्चे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि टफ नहीं है तो इजी कैसे है। आपको मैं बता दूं बच्चे, अकॉर्डिंग टू द टेलर ये मानते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशंस को, पूरी की पूरी फैक्ट्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 डिपार्टमेंट्स कह लें तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा। वो 2 डिपार्टमेंट्स में बात करने के लिए कहते हैं एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटने की बात करते हैं बच्चे। कैसा हो सकता है आप देखिए, यहां पर पहली लाइन में उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। कह रहे हैं यहां पर, टेलर सजेस्टेड दैट द डिवीजन ऑफ द फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स, 2 डिपार्टमेंट्स में। और वो कौन से 2 डिपार्टमेंट है, दैट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आपको ध्यान में रख करके चलना है, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस फंक्शनल फोरमैनशिप में आपको लेकर के चलना है तो वो है प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उनका मानना है बच्चों कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, वो प्लानिंग में ज्यादा इन्वॉल्व रहना चाहिए और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने चाहिए। उनका मानना है कि एक ही व्यक्ति जब प्लान भी बनाएगा और अपने आप को प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रखेगा तो बहुत सारी चीजों का नुकसान देखने के लिए मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले, एक ही व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता, उसके पास टाइमिंग्स की, उसके पास समय की कमी हो सकती है। दूसरा, अगर सीनियर मैनेजमेंट प्रोडक्शन पर फोकस करेगा तो प्लानिंग में कम समय देगा। प्लानिंग एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है, जब कम समय देगा तो हो सकता है प्लान खराब बन जाए, फोकस्ड नहीं हो पाएगा। ना तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस्ड हो पाएंगे, ना तो प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ प्लानिंग पे फोकस्ड हो पाएंगे। इसलिए टेलर कहते हैं क्यों ना हम 2 भागों में पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करें, एक फैक्ट्री को डिवाइड करें। प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ प्लानिंग करे, अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए और पूरा का पूरा एक्सपर्टाइज अपना प्लान्स बनाने के अंदर डाले, क्योंकि प्लान एक मेंटल एक्सरसाइज है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस प्लान को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करते हुए प्रोडक्शंस को एक बेहतर एफिशिएंटली तरीके से, आपको इफेक्टिव तरीके से आगे लेकर के जाए। तो उनका मानना है कि 2 तरीके के डिपार्टमेंट्स में हम लोग को ऑर्गेनाइजेशंस को बांटना चाहिए। ठीक है सर, बांट दिए। यहां पर कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य क्या है बच्चे, उनका उद्देश्य है एक्सपर्टाइज की ओर लेकर के जाने का, परफेक्शंस की ओर लेकर के जाने का, कंसंट्रेशन। हर व्यक्ति अपने अपने काम पर जब कंसंट्रेट करेगा, प्लानिंग वाला प्लानिंग, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन, प्लानिंग वाला ही प्रोडक्शन पर नहीं अपना दिमाग लगाएगा, प्रोडक्शन वाला ही प्लानिंग पर ही अपना दिमाग नहीं लगाएगा, तो उनके पास समय बचेंगे अपने अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए। तो वहां एक्सपर्ट्स के ऊपर, एक्सपर्टाइज के ऊपर बच्चे यहां पर वो बात कर रहे हैं, विभाग को बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए इतनी सारी बातों को कह रहे हैं टेलर। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग। वो फ्री होने चाहिए, प्लानिंग का बोझ उनके सर पे मत डालो। एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन, ताकि वो अपना पूरा कंसंट्रेशन वर्क और प्रोडक्शन पर डाल सके।
और आगे देखिए कह रहा है टू डेवलप द स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्टिविटी टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। यस, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण बच्चे। टेलर ने इतनी बात नहीं कही, उन्होंने यह भी बोला कि भैया आप सिर्फ दो विभागों में मत बांटो, आप ऐसा करो कि हर डिपार्टमेंट्स के अंदर, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी और अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी एक्सपर्ट्स को लेकर के आओ, एक्सपर्ट्स को लेकर के आओ जो अपने अपने लोगों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो दूसरी बड़ी बात है, एक तो पहले विभागों को बांटो दो में, और हर विभाग के अंदर क्या टेलर कह रहे हैं, टेलर कह रहे हैं भैया देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट। फंक्शनल एक्सपर्ट मतलब अपने अपने फंक्शंस के एक्सपर्ट। तो टेलर ने दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर चार चार फंक्शनल एक्सपर्ट की नियुक्ति करने की बात कही कि देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट। टोटल में 8 फंक्शनल एक्सपर्ट उन्होंने दिया, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के लिए और 4 उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए। तो दो बात इसके अंदर हम लोग को सीखनी है बच्चे, एक तो पूरे फैक्ट्री का 2 भागों में डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दूसरी बात दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर जो 4 फंक्शनल एक्सपर्ट दिए गए हैं उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है। उसके बाद ये पहला फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक्स समाप्त हो जाएगा। तो यहां तक ऊपर में बहुत अच्छा है, जहां तक मैंने आपको हाईलाइट करा है उतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद हम लोग को जो पढ़ करके चलना है बच्चे, वो यहां पर है कि 8 फंक्शनल एक्सपर्ट जो उन्होंने सजेस्ट किया है, द 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय टेलर आर एज फॉलोअर्स। देखिए उन्होंने 8 कहा है, लेकिन 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए और 4 आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन से वे एक्सपर्ट है। सबसे पहला एक्सपर्ट बच्चे यहां पर दे रहा है रूट क्लर्क। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो होगा उस एक्सपर्ट को कहेंगे हम लोग रूट क्लर्क। और कह रहा है कि भैया रूट क्लर्क का काम क्या होगा, रूट क्लर्क का काम क्या होगा? तो कह रहा है वो सारा का सारा सीक्वेंस या फिर स्टेप्स तय करेगा कि कैसे मैकेनिकल और मैनुअल जॉब करना है। यानी भाई ये डिपार्टमेंट आपको पता है प्लानिंग का है, तो प्लान करने का इन्हीं का काम है। सबसे पहला जो एक्सपर्ट बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है रूट क्लर्क। आपको देखो नाम में लग रहा है रूट क्लर्क, जो रूट बता रहा है। तो उससे सीक्वेंस बताते हुए मैं कह रहा हूं ये रूट क्लर्क क्या तय करता है बच्चे कि क्या सीक्वेंस या फिर स्टेप्स लेने हैं किसी भी मैकेनिकल जॉब को या मैनुअल जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो जब हमारे निचले कर्मचारियों के पास वो स्टेप्स होगा तो वो उस पर चल के अपने काम को पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहला एक्सपर्ट बना बच्चे रूट क्लर्क, जो कि बताएगा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग एनी जॉब। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग एनी जॉब कौन देता है? रूट क्लर्क प्लान करके देता है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हैं। तो आपको जो शब्द याद रखना वो मैं इसके अंदर हाईलाइट करूंगा। कह रहा है दिस फोरमैन is responsible to fix up the sequence of steps performing the mechanical or the manual job। जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में बच्चे आ गया ना कि who fixes the sequence of steps of performing, तो आप समझ लीजिए ये रूट क्लर्क की बात कही जा रही है। तो आपको याद भी करा रहा हूं मैं, आपको याद भी करके चल रहा है। रूट क्लर्क पहला एक्सपर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स देगा काम को करने के लिए। चलिए रूट क्लर्क के विषय में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ रहे हैं दूसरे एक्सपर्ट्स की ओर, और दूसरे एक्सपर्ट का नाम आया बच्चे, देख सकते हैं यहां पर, जिनको हम लोग कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, अब नाम में ही है इंस्ट्रक्शंस। क्या कह रहा है? इंस्ट्रक्शंस कह रहा है किसी भी काम को करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है, और वो जनरल इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? वो देगा बच्चे इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। नाम में इंस्ट्रक्शंस है, जैसे ही आपको दिख जाएगा किसी जॉब को इस तरीके से करने के लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देना है तो वो देगा इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। बस आपको थोड़ी थोड़ी लर्निंग करके चलनी है, बहुत ज्यादा नहीं। बस ये चारों एक्सपर्ट्स के नाम याद होने चाहिए और इनके थोड़ी विषय में थोड़ी बहुत जानकारियां होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहां पर कह रहा है दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। कि इस तरीके से करने के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, मैं यहां पर गोला बना रहा हूं, जनरल इंस्ट्रक्शंस की जो जरूरत है वो देगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दो पढ़ लिया हम लोगों ने, रूट क्लर्क एंड देन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। और अगला जो आ रहा है एक्सपर्ट वो है बच्चे टाइम एंड
कॉस्ट क्लर्क। अब आप समझ रहे होगे सारी चीजों को कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या कह रहा होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्या बात कर रहा होगा। बच्चे, निश्चित तौर पर किसी काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, कब काम शुरू होगा, कब काम अंत होगा, और इस पर कॉस्टिंग क्या आएगी, ये सारी बातें, यानी इसको करने में जो खर्च आएंगे, ये सारी चीजें करने का काम कौन करेगा, ये करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। किसी काम को शुरू करने में, अंत करने में, यानी कितना समय लगने वाला एक काम को करने के लिए, ये बात तय करेगा, ये बात प्लान करेगा कौन एक्सपर्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देखिए यही बात यहां पर लिखी हुई है कि दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। इनडायरेक्टली कितने समय में एक काम कर लेना है, यह बात बता करके चलता है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। वो कॉस्ट बताते तो हैं ही कितना लगना चाहिए, प्लस कितना एक काम पर कॉस्ट लग गया है उसके लिए कॉस्ट शीट भी तैयार करते हैं कि भैया इस काम में पूरी प्रोजेक्टेड कॉस्ट या फिर एक्चुअल कॉस्ट कितना लग रहा है, इसके लिए वो कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट का मतलब बच्चे होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, के काम को करने में कितना खर्च आ गया। तो ये सारी बातें कौन करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नाम में ही आप देख सकते हैं। इनके लिए गोला बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा, फिक्स अप द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। काम को शुरू और खत्म करने का समय ये बताएंगे, साथ साथ ये कॉस्ट शीट भी बनाएंगे हर जॉब का। तो ये क्लियर हो गया बच्चे। यहां पर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए फटाफट साथ साथ में रट के भी चल रहे हैं हम लोग, याद भी कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर 1 क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर 1 हम लोगों ने किसके विषय में पढ़ा, एक हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चे यहां पर रूट क्लर्क, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब चौथे नंबर पर जो है एक्सपर्ट और आखिरी एक्सपर्ट जो टेलर ने सजेस्ट किया है हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए, वो है बच्चे डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन कौन होता है, जो डिसिप्लिन देखता है, जो ये देखता है कि भैया जो तरीका बताया गया है, जो सिस्टम बताया गया, क्या उस सिस्टम, उस रूल्स, उस रेगुलेशंस में रहते हुए हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी अनुशासन को देखने का काम होता है, यह सुनिश्चित करने का कि जो काम जिसको जैसे बोला गया है क्या उसी तरीके से ऑर्डरली और सिस्टमैटिक ढंग से वो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो डिसिप्लिनरियन का काम यही है बच्चे, सारी चीजें सही ढंग से बताए हुए तरीके से हो रही हैं कि नहीं। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। तो इनका काम है सब कुछ ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे में होता रहे। और ये है वो चार हमारे जो महत्वपूर्ण एक्सपर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट में उनके विषय में बताया गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को 2 भागों में बांटो, एक प्लानिंग एक प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर 4 एक्सपर्ट, कौन कौन से 4 एक्सपर्ट, रूट क्लर्क होंगे सर, दिशा बताएंगे। नंबर 2 हमारे सर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होंगे जो जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे। नंबर 3 पर सर हमारे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो समय को बताएंगे कब शुरू करना है कब खत्म करना है। डिसिप्लिनरियन क्या देखेगा, डिसिप्लिनरियन देखेगा कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, सिस्टमैटिक और ऑर्डरली मैनर में हो रहा है कि नहीं, बस खत्म। तो चारों एक्सपर्ट के विषय में हम लोग सोचिए। अब आगे कुछ और इन्होंने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, यानी कि आप मान सकते हैं ऑपरेशनल बोल रहे हैं ना, तो ऑपरेशनल से आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ऑपरेशनल का मतलब बच्चे वो प्रोडक्शन ही बोल रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के विषय में बोल रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही बोल रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स के लिए भी 4 जो एक्सपर्ट्स होंगे जिनको हम लोग फोरमैन भी बोल रहे हैं। याद रखिए, एक्सपर्ट बोले या फोरमैन बोले, बात एक ही है, वो यहां पर उन्होंने बताया हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो चार एक्सपर्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1 नाम है गैंग बॉस। कौन होने चाहिए, गैंग बॉस। आप देख सकते हो बच्चे, किसी गैंग का बॉस जैसा बात हो रहा है। तो सोचिए बॉस का मतलब ये थोड़ी होता है, आप लोगों ने पुरानी पिक्चरें देखी होंगे, अरे बॉस है तो सबको परेशान करता रहता है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। भैया बॉस बनने के लिए पता है क्या करना होता है, कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती हैं कि भाई कोई काम है तो उसको करने के लिए जितने रिसोर्सेस की जरूरत है, मशीन, टूल्स, अदर रिसोर्सेस, जो भी एक काम को करने की जरूरत है बच्चे, वो बॉस की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे उपलब्ध करा करके दे। इफ यू आर अ बॉस तो आपको काम कराना है तो सारा मशीन, टूल्स, क्योंकि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो तो काम करना पड़ेगा, तो करने के लिए कुछ तो चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, आपको जो भी रिसोर्सेस चाहिए, तो वो सही समय पर उपलब्ध रहे ताकि डिलेड ना हो, इसको सुनिश्चित करने का काम करता है बच्चे गैंग बॉस। आइए देखिए यही बातें कह रहा है। तो कह रहा है he arranges all the machine, tools and other resources required for performance of the job so that there is no delay। साहब बोल रहा है कि भाई
तुम बॉस बने हो तो इसका मतलब नहीं है ऐश करना, ये तुम निश्चिंत करो कि तुम्हारे पास सारे जो मशीन, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज किसी काम को करने के लिए वर्कर को चाहिए तो मौजूद हो। तो पहला फोरमैन जो बना, पहला एक्सपर्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं बना, वो बोला बच्चे गैंग बॉस। और अगला है, अब देखिए काम से रिलेटेड, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है? स्पीड भरेगा आकर के वर्कर्स में, उसका काम है कि वर्कर्स को तैयार करना कि जो काम जितने समय में तैयार होना चाहिए था हो जाए, कंप्लीशन ऑफ द वर्क टाइमली हो जाए, नहीं कि लेट होते जा रहा है। तो स्पीड बॉस तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देखना कि काम सही समय पर जो निर्धारित किया गया है वहां जाकर के कंप्लीट हो जाए। तो समय पर काम कराने का काम होगा स्पीड बॉस का। ये लीजिए, दिस फॉरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब। एश्योर्स मतलब सुनिश्चित करना कि वर्कर्स समय पर ये सारे काम कर डाले। अगला है रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस क्या करता होगा? नाम में ही है रिपेयर, नाम में ही है रिपेयर। आपको पता बच्चे कि मशीनें, इक्विपमेंट चलते चलते खराब हो सकती हैं। अब खराब हो गई तो वर्कर बैठ जाएंगे, कहेंगे अरे यार अब जब आएगा तो करेंगे। तो कह रहा है रिपेयर बॉस तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारी की सारी मशीनें, इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो चलती रहनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस में होनी चाहिए। ठीक है, खराब हो रहा है, आप प्रॉपर तरीका रखो कि तुरंत रिप्लेस करा देंगे उसको, खराब हुआ तो दूसरी मशीन उसके जगह ला देंगे। तो सारी मशीनें हर वक्त समय पर चलती रहें, वर्किंग कंडीशंस में रहें, ये काम करते हैं हमारे रिपेयर बॉस। आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर रिपेयर बॉस यहां पर ये काम करके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चे, और अब हैं इंस्पेक्टर। और जैसे मैंने आपको कह दिया इंस्पेक्टर, आपको लगे अच्छा दरोगा साहब यहां पर भी आ गए, नहीं नहीं, वो दरोगे वाली बात नहीं हो रही है। इंस्पेक्टर का मतलब होता है बच्चे जो इंस्पेक्ट करे। इंस्पेक्ट करे मतलब जो देखे, जांच करे। तो आपको पता है कि सारा काम होने के बाद हमारा काम, हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है बच्चे, उसमें वो क्वालिटी है कि नहीं, जिस क्वालिटी के लिए हम लोग जाने जाते हैं उसको भी तो लास्ट में चेक करना होगा। तो वो सारा चेक करने का काम है हमारे इंस्पेक्टर का। यानी इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल सही है कि नहीं, हमारे आउटपुट का जो फाइनली आउटपुट हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें वो क्वालिटी है कि नहीं जिसकी कमिटमेंट लेकर हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया था। तो ये देखिए इनके नाम के आगे क्या कह रहा है, दिस बॉस कीप्स चेक्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। मैंने ऊपर वाला अंडरलाइन नहीं करा, मैं हाईलाइट करा दूं। रिपेयर बॉस के लिए, द रिपेयर बॉस इंश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशंस। तो ये ऊपर वाली बात मैंने समझा दी थी, बस गोला नहीं बनवाया था, बनवा दिया। और इंस्पेक्टर के लिए देखिए आकर के कह रहा बच्चे क्वालिटी कंट्रोल पे चेक रखना कि क्वालिटी खराब ना हो। तो ये चार यहां पर आप देख सकते हैं, ये चार आप देख सकते हैं, इनके हैं गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड देन आपके इंस्पेक्टर। तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिया पहला फोरमैनशिप, कौन सा? फंक्शनल फोरमैनशिप। पहला टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें दो भागों में बांटने की बात की गई, और दोनों भाग में बांटने के बाद यानी एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद उन्होंने चार चार बॉस, चार चार एक्सपर्ट, चार चार फोरमैन दिया प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। यह अच्छे से आपको याद करके चलना है। चलिए अब इनके कीवर्ड्स कैसे होंगे जिससे आपको पता चलेगा केस स्टडीज को समझने में। बस ये चैप्टर खत्म होने वाला, उसके बाद केस स्टडीज पे हम लोग आने वाले बच्चे। चलिए पहला कह रहा है यहां पर फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन। जैसे ही आपको दिख गया ना स्पेशलाइज्ड, एक्सपर्टाइज्ड, ऐसी ऐसी चीजें, स्पेशलाइज्ड पर्सन को लेकर के आना, समझ जाना फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कर रहा है। आगे कह रहा है यहां पर सबसे बड़ी बात, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस, यानी प्लान एक बनाएगा फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। दो भागों में बांटने की बात कही इन्होंने, तो समझ लीजिए कि ये बात कर रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यस, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे काम को बांटने की बात चल रही है। डिवीजन ऑफ वर्क अगर आप बोले तो इससे एक प्रिंसिपल फ्यूल ने भी दिया था, डिवीजन ऑफ वर्क, तो इस टेक्निक से मिलता जुलता है। आगे कह रहा है यहां पर वायलेट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यस यस, एक एक नंबर में आ सकता है कौन सी टेक्निक वायलेट करती है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का पता है बच्चे आपको, एक व्यक्ति को एक ही बॉस का ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन आपको यहां पर देख रहे हो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बॉस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी 4 बॉस, तो वर्कर को 4-4 बॉस से इंस्ट्रक्शंस और सारे डायरेक्शंस और कमांड और ऑर्डर आते हुए दिखेंगे। इसलिए कह रहा है कि ये वाला टेक्निक्स कहीं ना कहीं उस यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल का उल्लंघन है। हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अपने को तो जो आएगा वो लिख देंगे। अगर बोलेगा किस प्रिंसिपल को उल्लंघन करता है तो फ्यूल के यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है, और अगर बोले कि कौन से प्रिंसिपल से मैचिंग है उनके, तो हम लोग बोलेंगे डिवीजन ऑफ वर्क पे, क्योंकि वो भी कहते हैं काम को बांटना चाहिए। ठीक है, यहां पर टेक्निक्स में बांटने का तरीका कुछ अलग है। तो ये सारे आपको बच्चे कीवर्ड्स अपने ध्यान में रखने पड़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग दूसरे टेक्निक्स की ओर, और उस टेक्निक्स का नाम है बच्चे स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दो चीजें हैं, मैं दोनों को गोला बनवा दूं एक बार। एक बात कर रहा है स्टैंडर्डाइजेशन की और एक बात कर रहा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। अब मैं स्टैंडर्डाइजेशन की सबसे पहले बात आता हूं। बच्चे आप खुद सोचना, कभी आप जाते हो बाजार के अंदर, बाय द वे आप लेज की चिप्स खरीदते हो, लेज की चिप्स, तो आप जाकर के बोलते हो क्या दुकान वाले को, भैया वो वाला लेज का चिप्स देना, और जैसे वो देता कहते हो नहीं 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 वो छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा वाला देना। बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए 10 रुपए वाला चिप्स ले रहे हैं, तो 10 रुपए वाला चिप्स में अगर आई थिंक जितना भी रहता है उसके अंदर 20 ग्राम 50 ग्राम जो भी 100 ग्राम रहता होगा, तो कोई से भी पैकेट उठा लो 10 रुपए वाली, उस सब में उतना ही मिलेगा। 10 रुपए वाली चिप्स उठा करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये 10 रुपए वाला चिप्स भारी है, ये 10 रुपए वाला चिप्स सुंदर है, ये 10 रुपए वाला चिप्स हल्का है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 10 रुपए का एक पैकेट बनाया है, मैं रुपया में बोल रहा हूं, मान लो 50 ग्राम का एक पैकेट बनाया है, तो सारे के सारे 50 ग्राम वाले पैकेट एकदम एक ही साइज, कलर, सब कुछ सेम होंगे। एक वेरिएंट जो उन्होंने बनाया वो बिल्कुल सेम होंगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड करना, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होना, एक जैसे प्रोडक्ट्स होना। यह जरूरी है किसी भी, अगर आप अपनी क्वालिटी बनाना चाहते हो तो। वरना जब आप बाजार में जाते हो आलू खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, तो आप देखना चुनते हो, आप चुनते हो उसके अंदर ये आलू ठीक है, ये आलू नहीं, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड शेप एंड साइज में प्रोडक्शन नहीं हो जाता सारे के सारे आलूओं का, नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो ठीक है जमीन के अंदर से कोई अच्छा निकल गया, कोई बुरा निकल गया, कोई बड़ा निकल गया, कोई छोटा निकल गया, कोई गंदा निकल गया, कोई साफ निकल गया, ऐसे होता है। लेकिन जब आप एक प्रोडक्शंस की बात करते हो तो ये टेक्निक कहती है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब वो अपने शेप, साइज, कलर, टेस्ट में मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमें पेप्सी कुछ और टेस्ट का आ रहा है, और दिल्ली में जाकर के पी रहे हैं तो कुछ और टेस्ट। फिर स्टैंडर्ड कहां मेंटेन रह गया? वो क्वालिटी स्टैंडर्ड कहां मेंटेन रह गई? नहीं रह गई। तो ये कहते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होनी चाहिए, अपने शेप, साइज, कलर, टेस्ट, वेट, ये सब में स्टैंडर्ड होने चाहिए कि कोई भी कहीं से भी उस चीज को खरीदे तो उसे सेम ब्रांड की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाए बच्चे। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कह रहा है, ना सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कह रहा है, शेप, साइज, कलर, टेस्ट, ये सब कुछ होनी चाहिए एक जैसी ही। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करना, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना। इस बारे में बात कर रहा है यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन। तो आइए पहले स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन की ओर चलेंगे। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन कब आ सकता है? कब आ सकता है? सारे आउटपुट एक जैसे, तो भैया जब आप सेम मशीन लगाओगे, सेम टाइप के टूल्स यूज करोगे, सेम टाइप के इनपुट्स यूज करोगे, तभी तो सेम टाइप का आउटपुट भी निकलेगा। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको स्टैंडर्डाइज इनपुट की भी जरूरत है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, ये सारी चीज की भी आपको देख करके चलनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। आइए देखिए, इसी बात को कह रहे हैं यहां पर टेलर। क्या कह रहे हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो always emphasis on maintaining standards relating to every steps of business operation। कह रहा है स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाना चाहिए हर स्टेप में बिजनेस ऑपरेशंस को। आगे देखिए क्या रहा है यहां पर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम द, कह रहा है तभी पॉसिबल है, आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट तभी मेंटेन कर सकते हैं अगर आपने शुरू से ही स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन टू यूज। यानी अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन लाना है बच्चे, तो आपको सब कुछ इनपुट में भी स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, सेम टाइप का इनपुट यूज करिए। मशीन मैक्सिमाइज आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो देखिए कह रहा भाई सब कुछ एक ही तरीके का, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन, ये सब कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट यूज करेंगे, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, स्टैंडर्ड मशीन यूज करेंगे, स्टैंडर्ड आप टूल्स यूज करेंगे, तभी जाकर के आपका एक ही तरीके का स्टैंडर्ड आउटपुट निकलेगा। और नीचे इन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्टैंडर्ड सिर्फ क्वालिटी में नहीं देखना बल्कि किस में भी देख करके चलना है, एक जैसे सारे प्रोडक्ट चीज में होने चाहिए हर मामले में। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखिए कह रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड, बट it also refers setting standard for size, types, weights, measure, quality of product। जो मैंने आपको कहा, टेस्ट, प्रेफरेंस, क्वालिटी, सब कुछ रहनी चाहिए बच्चे इसके अंदर, वेट, साइज, सब कुछ सेम टाइप का होना चाहिए। तो ये था स्टैंडर्डाइजेशन लाना, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाना। तो सर ये तो समझ आ गया, अब ये बता दीजिए सिंप्लीफिकेशंस मतलब क्या होगा? बच्चे सिंप्लीफिकेशंस का मतलब होता है आसान करना।
किसी चीज को आसान करना। मैं आपको बता दूं, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को इतना टिपिकल बना लेते हैं ना, इतने टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इतने टाइप ऑफ वेरिएंट्स बनाते हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखते हो कभी आता होगा कोई टॉफी वेनिला फ्लेवर में भी आ रहा है, आप देखते होगे इसके अंदर आम वाले फ्लेवर में भी आ रहा है टॉफी चॉकलेट। तो इतना वेरिएंट बना लो, इतना वेरिएंट बना लो, इतना वेरिएंट बना लो कि खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि यार कौन सा ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। तो टेलर कहते हैं कि देखो भाई, बहुत ज्यादा वेरिएंट्स बनाओ मत, जो ठीक है, मतलब जिसका डिमांड है समझ आता है, शट डाउन कर दो, बंद कर दो, क्लोज कर दो, हटा दो उस प्रोडक्ट को जो कि चल ही नहीं रहा, जो बर्डन बनकर बना है, जो बोझ बनकर के बना है। तो यहां पर सिंप्लीफिकेशंस का मतलब बच्चे जो बताने की कोशिश कर रहे हैं टेलर, वो बोलते हैं कि आप उन वेरिएंट्स को, उन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को मत बनाओ, या बंद कर दो या हटा दो जो आपके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। जबरदस्ती का बहुत सारा वेरिएशंस में काम मत करो, तब जाकर के आपका प्रोडक्शन प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा। आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशंस, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग कह रहे हैं बच्चे, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज एंड टाइप्स। देखिए कह रहा है कि भाई अननेसेसरली आप मत बनाओ। जैसे मान लीजिए शैंपू ही आप 1 रुपए 50 पैसे, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए से 500 रुपए के पैक में छोटा छोटा बना रहा हो। कह रहा क्यों बना रहे हो इतने वेरिएंट्स में यार, एक बड़ा डब्बा ही बिक रहा है ना, उसी को बनाओ ना, क्यों इतना ज्यादा बनाना, छोटे 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 छोटे, हर 1 रुपए में 1 रुपए का भी, 2 रुपए का भी, 3 रुपए का, 4 रुपए, इतना वेरिएंट्स मत बनाओ। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज, टाइप्स, अननेसेसरी जिनकी जरूरत नहीं है उसको एलिमिनेट करो, उसको बंद करो। इसको कहते हैं बच्चे हम लोग सिंप्लीफिकेशंस। आप देख सकते हैं यहां पर आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं, एज मोर वेराइटी मींस मोर इन्वेंट्री, मोर टाइप ऑफ मशीनरी, लेबर टाइप, कॉस्ट, सब कुछ। कह रहा है ज्यादा वेरिएंट्स में बनाओगे, मोर वेराइटीज में बनाओगे तो ज्यादा इन्वेंट्री लगेगा, ज्यादा मशीनरी लगेगा, ज्यादा लेबर कॉस्ट आएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज ऑफ मशीन, लेबर, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस, ईटीसी। इसलिए कह रहा है कि भैया अगर सिंप्लीफाइड रहोगे तो फालतू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, और ये हमारे कॉस्ट को भी कम करने की ओर बढ़िया रहेगा, और हम क्वालिटी भी अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। तो क्वालिटी भी इंप्रूव करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए कह रहा है सिंप्लीफिकेशन। आप कुछ देखते हो कुछ प्रोडक्ट्स बड़े डब्बे में बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन जब उनका छोटा पाउच खरीदते हो तो उसके अंदर वो टेस्ट या वो क्वालिटी, टेस्ट बोल रहा हूं तो सिर्फ खाने वाला नहीं, या आप मान लो जैसे शैंपू ही, जो शैंपू बड़ा वाला डब्बा में असर करता है, आप देखते हो छोटे पाउच में आते तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? अरे जब बना रहे हो तो फिर भैया हो जाता है कि वो थोड़ा सा पतला बन जाए, उसके अंदर वो थिकनेस ना हो जो कि आपके बड़े वाले शैंपू के डब्बे में है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको देख करके चलनी पड़ेगी। जब आप बहुत सारे वैरायटीज में काम करोगे तो फिर सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं आ पाएगी। इसलिए कह रहे हैं फालतू वैरायटीज को बंद करो, बोझ है वो। ठीक है बच्चे, अब यहां पर थोड़ा थोड़ा यहां पर कह रहा है, अब आप समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन बनता है कि हमें क्यों स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। तो आप स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो कह रहा है टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि हमारे सारे प्रोडक्ट एक फिक्स टाइप के, साइज के और कैरेक्टरिस्टिक्स के हो सके। अगला चीज, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है तो एक का पार्ट, एक का कोई एसेसरीज दूसरे वाले प्रोडक्ट में भी यूज हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जैसे आप अगर मान लीजिए कि बाइक बनाती है हीरो, तो हीरो की बाइक्स बन रहे तो उसके अंदर देखोगे क्लच प्लेट हो गया, ब्रेक शू हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस बाइक से निकाल करके दूसरे बाइक में लग सकती है, या एक बाइक की दूसरे बाइक में लग सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बनाए हैं, स्टैंडर्डाइजेशन रखा है, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड पार्ट इंटरचेंजेबली किसी भी में यूज हो जाएंगे। तो ये सब फायदे मिलते हैं जब आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स रखते हो। तो यहां पर देखिए उसी बात को कह रहे हैं ये, टू अलाउ इंटरचेंजेबली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस। हर जगह यूज हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज बोलिए, डिपार्टमेंट वाइज बोलिए, ब्रांचेस वाइज बोलिए, जो मर्जी सो बोल लीजिए। तो ये आपको बस रीड कर लेना, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है। आपको मीनिंग ज्यादा क्लियर रखना बच्चे, ऑब्जेक्टिव से ज्यादा। टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड, टू सेट अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मेन एंड मशीन। तो ये सिर्फ आपको एक बार रीड कर लेना है, आपको जो याद करना है वो है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का मतलब। जो स्टैंडर्डाइजेशन कहता है अपने सेम साइज, कलर, वेट, टेस्ट,
इन सबको मेंटेन करके चलो। सिंप्लीफिकेशंस कहता है कि भैया फालतू जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना करके बैठे हो उसे बंद कर दो, उसे समाप्त कर दो। तो ये सारी बातें हम लोग को देख करके चलनी है बच्चे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस में। ओके सर, समझ गए। आइए इनके कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं हम लोग। यहां पर कह रहा है ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसे प्रोडक्ट होना। स्टैंडर्डाइजेशंस अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी, यानी एक प्रोडक्ट दूसरे आउटपुट में, दूसरे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में या फिर दूसरे ब्रांचेस में कहीं भी यूज हो सकते हैं इंटरचेंजेबली। यहां का वहां का यहां, तभी हो सकता है जब सारे एक जैसे चल रहे हो। सेटिंग अप क्वालिटी स्टैंडर्ड तो बहुत आसान है। सेटिंग अप स्टैंडर्ड, देखिए जहां स्टैंडर्ड आ रहा है ना, आप समझ जाना अच्छा स्टैंडर्ड की बात कर रहा था, स्टैंडर्डाइजेशन है। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू रिड्यूस, यहां पर कह रहा है टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी बातें कह रहा है बच्चे। एंड टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मेन एंड मशीन। देख रहे हैं ऊपर में जो आपने बात करी है ना, वही सारी चीजें यहां पर आ रहा है। तो ये लाइनें आप याद रखिएगा कि फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन कराना। दूसरा, परफॉर्मेंस भी मेन और मशीन्स के भी एक जैसे हो, काम करने वाले कर्मचारियों के और वहां पर जो मशीन चल रही है वो भी स्टैंडर्ड्स हो, ताकि एक ही जैसे आउटपुट प्रोड्यूस हो। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा। यहां पर कीवर्ड में सिंप्लीफिकेशन यूज नहीं किया, मगर आपको पता है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वेराइटीज को हम लोग कहते हैं बच्चे सिंप्लीफिकेशंस। तो खत्म, हम लोगों ने दो टेक्निक्स पढ़ लिया बच्चे, दो टेक्निक्स को पढ़ लिया यहां पर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं अपने थर्ड टेक्निक्स की ओर, दैट इज वर्क स्टडी। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे? वर्क स्टडी। अब आपको लगता होगा वर्क भी करना है स्टडी भी करना है, ये कैसे होगा सर? वर्क स्टडी का मतलब बच्चे होता है अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना, अपने काम को। लेकिन इसका फायदा क्या होगा सर? इसका फायदा यह होगा कि जो भी हर कोई, हर फैक्टर जो कि लगा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशंस दे पाएगा और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगी, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज की बात की जा रही है, जिसकी मदद से कॉस्ट को कम किया जा सके और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, यानी एवरीवन हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस, वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो वर्क स्टडी दिखने में तो एक लग रहा है बच्चे, वर्क स्टडी, लेकिन इसके अंदर कई सारे स्टडी आएंगे। तो वर्क स्टडी तो एक कॉमन चीज है, लेकिन उसके अंदर हम लोग 4 प्रकार के स्टडीज करते हैं इस वर्क स्टडी में। क्यों? ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लोग का कॉस्ट कम पर हो जाए। तो मैं वो पहली लाइन जो वर्क स्टडी में आ रही है वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। नीचे में हम लोग जो सारे इसके हैं, जो सब स्टडी है वर्क स्टडी के अंदर जो जो स्टडीज करनी है वो पढ़ लेंगे, तो ऊपर वाली लाइन आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। आइए, सबसे पहले कह रहा है यहां पर फैटीग स्टडी। ये लो भाई, सबसे पहले कह रहा है फैटीग स्टडी। अब फैटीग का मतलब क्या है? नॉर्मल भाषा में फैटीग का मतलब क्या है आपको पता होगा बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको। थकावट। आपको पता है कुछ लोग थक जाते हैं, फैटीग हो गया है या थक गए हैं, इस प्रकार की बातें कर रहा है। टेक्निक्स जो वर्क स्टडी उसके अंदर जो पहला हम लोग फैटीग स्टडी कह रहे हैं, वो कह रहा है फैटीग को पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं, निश्चित तौर पर वो थकते भी होंगे, तो आप ऐसा करो कि उनके थकावट को स्टडी करो। आप समझो कि कितने देर बाद वो थक जाते हैं, कितना उन्हें हमें रेस्ट देना चाहिए, दिन भर के अंदर कितनी बार रेस्ट देना चाहिए, हर बार जब हम उन्हें रेस्ट दे रहे हैं तो कितने देर का रेस्ट देना चाहिए। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि अगर आप वर्कर को रेस्ट नहीं दोगे तो भैया वो थोड़ी देर काम करेगा, बाद में उसके काम में कमी आने लगेगी, वो खराब करने लगेगा प्रोडक्शंस को। इसलिए उनकी थकावट को स्टडी करो, फैटीग को स्टडी करो और उनके आराम की भी व्यवस्था के विषय में सोचनी है। ना तो ज्यादा आराम, ना तो कम आराम। ज्यादा आराम में भी वो आपका काम खराब करेंगे, प्रोडक्शन डिले होगा, लेकिन कम भी किए तो भी एफिशिएंसी नहीं आएगी, क्वालिटी खराब कर सकते हो, नींद में करके काम कैसे करेंगे? तो यहां पर क्या होता है, एक वर्कर को कितने देर बाद आराम देनी चाहिए, दिन भर के पूरे टाइम शेड्यूल में कितनी बार आराम देना चाहिए, एक बार के आराम में कितने मिनट्स का आराम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें स्टडी करनी है बच्चे हम लोग को फैटीग स्टडी में। आइए पढ़ते हैं इसको। और यहां पर कह रहा है दिस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू फाइंड आउट, देखिएगा पहली लाइन में कह दिया यहां पर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल,
द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। देखिए सारी बात कह रहा है यहां पर, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल यानी कितनी बार आपको चाहिए, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक आपके रेस्ट इंटरवल्स की कितनी समय होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक रेस्ट इंटरवल दिया तो कितने देर बाद फिर दो रेस्ट इंटरवल्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें बच्चे डिसाइड करता है हमारा फैटिग स्टडी। तो ये जो बोल रहा है ना फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा मतलब लिख लूं, गैप बिटवीन टू इंटरवल्स, गैप बिटवीन टू इंटरवल्स, दो इंटरवल के बीच में कितना समय होना चाहिए, इंटरवल यानी एक बार आपने दिया फिर 6 घंटे काम कर लो फिर दे दो, कितनी बार देना चाहिए एक दिन में, कितने समय के लिए देना चाहिए, सब कुछ स्टडी कराता है बच्चे आपका फैटिग स्टडी। ओके, तो ये सारी चीज तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन थोड़ी इसकी भाषणबाजी भी पढ़ ले, पूरी कहानी सुनाएगा जो मैंने आपको सुनाया। कह रहा है अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड, एक पर्सन थकेगा, ये निश्चित है, व्हाइल ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक काम करेगा तो थकेगा भी। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल, ऑफ कोर्स रेस्ट की जरूरत है। टेलर सजेस्टेड दैट the time period and frequency of rest intervals should not be decided by wish and experience of the manager, but to give a scientific approach fatigue study must be conducted। साफ कह रहे हैं अपने अनुभव से मत डिसाइड करो कि नहीं इतना इतना आराम तो बहुत जरूरी है, आप साइंटिफिकली देखो ना यार कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, जिस नेचर का वर्क काम कर रहे हैं, उस नेचर ऑफ वर्क में कितना आराम की जरूरत है, साइंटिफिकली देख करके उनको कितने बार आराम देना चाहिए, कितना आराम देना चाहिए, हर आराम के बाद कितने देर काम करा करके फिर आराम देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं बच्चे जो आपको देख करके चलनी है। तो फैटिग स्टडी में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। तो पहला स्टडी हम लोगों ने कर लिया फैटिग, जो कि कहीं ना कहीं थकावट की स्टडी कह रहा है, थकावट 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 की स्टडी करना है बच्चे हम लोग को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और दूसरे अच्छा फैटिग स्टडी के बारे में थोड़ा कीवर्ड्स दे रहा है। कीवर्ड्स तो बहुत आसान है, टू सेट द रेस्ट इंटरवल, आराम करने के उनके इंटरवल्स तय करने, टू सेट द नंबर, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल। तो ये सारी चीजें आती है तो आपको समझ लेना है फैटिग स्टडी चल रही है। अगले में आ गया मेथड स्टडी। यस, मेथड स्टडी को भी आप बहुत आराम से देख के समझ सकते हैं बच्चे। मेथड स्टडी क्या बोलने की बात कर रहा होगा, तो कह रहा है बच्चे कि किसी काम करने को, कोई काम करना है आपको, तो निश्चित तौर पे उसका सबसे बेस्ट वे क्या होगा ये पता लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब अपने सबसे बेस्ट वे तरीके से करेंगे तो उसके रिजल्ट भी बेस्ट आएंगे। तो मेथड स्टडी इज टू साइंटिफिकली कंडक्ट अ सर्वे और कंडक्ट अ मेथड, कि वो सबसे बेस्ट मेथड पता लगा सके कि कैसे एक काम को सबसे बेस्ट मेथड से किया जा सकता है ताकि रिजल्ट भी सबसे बेस्ट हो सके बच्चे। तो सबसे बेस्ट मेथड का साइंटिफिकली पता लगाना ये होता है मेथड स्टडी। आइए देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं टेलर। कह रहे हैं कि द मेथड स्टडी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड, हम लोग इसलिए कंडक्ट करते हैं टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। आगे कह रहा है which keeps the production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization। yes, दो बात हमेशा याद रखिएगा, बेस्ट वही है जो कॉस्ट कम लगाए और रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल करे, वही बेस्ट मेथड हो सकता है बच्चे। तो यही दो बात आपको ध्यान में रख करके चलनी है। इसमें क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमारा होगा वो मिनिमम होगा और मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, मैक्सिमम का मतलब रीजनेबल यूज कहेंगे हम लोग बच्चे, मैक्सिमम वेस्टेज करते हुए नहीं, इन द बेस्ट वे में। तो दो बातें आप लोग दो बातें इसके लिए समझ सकते हैं, कॉस्ट जो मेरा हो, कॉस्ट जो मेरी यहां पर कम होनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होना चाहिए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए, घटनी चाहिए। जो मैं एरो नीचे की ओर कर रहा हूं ये दोनों पे देख सकते हैं कम करने के लिए, तभी हम अपने बेस्ट वे में काम कर पाएंगे। मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इन बेस्ट मैनर, बेस्ट वे, ताकि हम अपने बेस्ट वे में अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। तो ये छोटी सी बात बस आपको ध्यान में रख करके चलनी होगी, इसके ज्यादा आपको रीडिंग्स करने की जरूरत नहीं। इतना बहुत है कि मेथड स्टडी का मतलब होता है बच्चे बेस्ट तरीका, बेस्ट वे निकालना, फाइंड आउट करना कि कैसे आप किसी काम को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ रहा है इसके अंदर और इनके कीवर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं हम लोग।
और कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है किसी केस को पकड़ने के लिए। यहां पर कह रहा मेथड स्टडी के अंदर फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, समझ गए जी हम लोग। आगे कह रहा है सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइज द कॉस्ट, देखिए कॉस्ट को कम करना, मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। भैया कस्टमर तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब अच्छी क्वालिटी का उनको बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट मिलेगा या सर्विस मिलेगा। आगे कह रहा है डिवाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, डिवाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। बच्चे ये भी वही बात बोलता है कि जो सबसे बेस्ट तरीका हो उसको फॉलो किया जाना चाहिए किसी काम को करने के लिए। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान में रख करके चलना है। चलिए, तो हम लोगों ने देखते देखते फैटिग स्टडी कर लिया, मेथड स्टडी कर लिया, दो स्टडी कर लिया हम लोगों ने, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, वर्क स्टडी के अंदर पढ़ रहे हैं। अगला है बच्चे टाइम स्टडी। अब हम लोग टाइम को पढ़ेंगे और जैसे मैं टाइम की ओर लेकर के आऊंगा, आपको पता है कि सर इस बार आप जो पढ़ाने वाले हो ना वो टाइम से रिलेटेड बात करने वाले हो। आप टाइम से रिलेटेड बात करने वाले हो कि एक काम को कितना समय लगना चाहिए, कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए, सही समय होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो ये सारी बातों को बच्चे ये हमारा टाइम स्टडी डिसाइड करेगा। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारी बातें डिसाइड करेंगे। एक काम को करने में कितना सही समय लगना चाहिए, एक वर्कर को काम करने के लिए, जैसे एक तो हो गया इस काम पर इतना समय लग सकता है, दूसरा टाइम से रिलेटेड क्या है, एक वर्कर को यह काम करने में इतना समय लग सकता है। तो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक वर्क एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना समय लगना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, उसकी स्टडी करता है बच्चे टाइम स्टडी। आइए पढ़ते हैं इसके अंदर। कह रहा है दिस स्टडी द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। क्या क्या पता लगाने के लिए हम लोग टाइम स्टडी करते हैं, देखिए यहां पर द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, काम को ही करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लग जाएगा यह पता लगाता है हमारा टाइम स्टडी। और दूसरा कह रहा है सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर द वर्कर, वर्कर के लिए भी हम लोग क्या सेट करते हैं स्टैंडर्ड टारगेट कि भैया इतने समय के अंदर आपको इतना काम कर लेना है, या एक वर्कर को इतना काम करने के लिए कितना समय लगेगा। ये सारी बातें यहां पर करता है बच्चे टाइम स्टडी। कितना समय लगेगा, वर्कर तुम्हें कितना काम में कर लेना है इतने समय में, ये सारी बातें हम लोग टाइम स्टडी के अंदर बच्चे तय करते हैं। तो बहुत सिंपल है, टाइम के विषय में पता लगाना है। आगे चलते हैं हम लोग। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, यस ये भी वही चीज बता रहा बच्चे, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। ठीक है, समय डिसाइड कर लिया, इस काम को 1 घंटा लगेगा, एक वर्कर इसके अंदर 30 मिनट, तो 2 वर्कर चाहिए होंगे ना हमको, जो कि अगर 1 घंटे में इस काम को करना है हमें और एक वर्कर अपना 30 मिनट्स दे सकता है, तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए बच्चे, आपको 2 चाहिए। दोनों अपना 30-30 मिनट देंगे तो काम हमारा इजिली कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बच्चे हम लोग को देख करके चलनी है, ये सारी चीजें हम लोग को देख करके चलनी है कि कैसे काम को कंप्लीट करना है। तो भैया टाइम पर ही निर्भर होता है, टाइम पर ही निर्भर होता है कि टोटल काम को करने में इतना समय, एक वर्कर को इतने में करना है, तो भैया टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे वो भी टाइम पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए यहां पर कह रहा है, वरना आपको लगेगा कि सर नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड क्यों करना, वर्कर इसलिए डिसाइड करना बच्चे क्योंकि हर वर्कर की अपनी एक टाइम लिमिट है, तो एक वर्कर से तो नहीं होगा, सारे मिल करके उस टाइम लिमिट में करेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे एक काम को दिए हुए समय के अंदर करने के लिए, इसलिए नंबर ऑफ वर्कर भी डिटरमाइन करना आपका टाइम स्टडी ही है। अच्छा, आगे कह रहा है हम लोग वर्कर्स को कैटेगराइज कर लेंगे, क्योंकि देखो सारे वर्कर्स का सेम एफिशिएंसी नहीं होता, कोई स्किल्ड होता है, कोई अनस्किल्ड होता है, तो स्किल्ड वाले को कम समय लगेगा, अनस्किल्ड वाले को ज्यादा समय लग सकता है सेम काम करने के लिए, तो समय पे ही डिपेंडेंट है। इसलिए वर्कर को एक स्किल्ड और अनस्किल्ड, या फिर दूसरी भाषा में जो बिजनेस की भाषा में एफिशिएंट और इनएफिशिएंट की भाषा में हम लोग उसको कैटेगराइज कर लेंगे, तभी हम लोग सही समय डिसाइड कर पाएंगे। आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं, हर बच्चे की लर्निंग एफिशिएंसी अलग है, किसी को मैं 10 मिनट दे रहा हूं तो किसी को मुझे आधे घंटे देने पड़ेंगे। अगर मैं 10 मिनट पर ही सारे बच्चों को कहूंगा याद कर लो, तो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कोई बच्चा 10 मिनट में कर ले, हो सकता है कोई बच्चा आधे घंटे में कर ले, कर सब लेंगे। तो भैया जब एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बीच में आप फर्क रखोगे तभी करेक्ट टाइम बता पाओगे काम को करने के लिए कितना समय चाहिए, वरना सबको मानोगे कि सब 30 मिनट में ही कर लेंगे तो हो सकता है फिर गड़बड़ हो जाए। इसलिए वर्कर को आपको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट या स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच में भी बांटने का काम आपको यही करता है टाइम स्टडी। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, कैटेगराइजिंग द वर्कर इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज, ताकि समय सही पता लगा सके। इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना बच्चे, आपको बस ये 4 चीज पढ़ करके चलनी है। नंबर 1, स्टैंडर्ड टाइम किसी काम को करने में कितना लगेगा, वर्कर्स तुम्हें एक काम करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। अगला,
कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी और एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में कैटेगराइज करना, यह है हमारा टाइम स्टडी। आगे चल रहे बच्चे, नीचे की कोई रीडिंग्स करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे चल रहे हम लोग कीवर्ड्स पे इनके आ रहे हैं और कीवर्ड्स में कह रहा है टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म द जॉब। बहुत बढ़िया, टाइम देखते ही बोलेंगे टाइम स्टडी लग रहा है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स करना। आगे हम लोग कह रहे हैं टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। यही 3 मेन है जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना बच्चे, अच्छे से याद कर लेना। ये अगर आप गड़बड़ किए, ये नहीं आपको पॉइंट्स रहे तो फिर आप नहीं लिख पाओगे। तो कीवर्ड्स में दो तीन पॉइंट्स होते हैं जिनको अच्छे से करना है। ये तीनों पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है सर, टाइम स्टडी भी कर लिया। क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया बच्चे? सर सबसे पहले जो हम लोगों ने किया, इसके अंदर हम लोगों ने फैटिग स्टडी किया, थकावट की स्टडी किया, फिर मेथड स्टडी किया, बेस्ट काम कितना, बेस्ट काम करने का तरीका क्या, फिर टाइम स्टडी किया, कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, कितने वर्कर्स लगेंगे, वर्कर्स को 2 भागों में कैटेगराइज करके हम समय का पता लगाएंगे। और अब हम लोग कर रहे हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, जैसे ही मैंने शब्द पढ़ा मोशन स्टडी, मैं इसके बगल में लिख रहा हूं बच्चे, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट, ये लीजिए मैंने लिख दिया मूवमेंट। अब मैं कह रहा हूं मूवमेंट की स्टडी करनी है, मूवमेंट की स्टडी करनी है। अब आप समझोगे सर मूवमेंट की स्टडी से क्या फायदा हो जाएगा? सर मूवमेंट की स्टडी से क्या फायदा हो जाएगा यहां बताइए। अब समझना बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कई बार जो मूवमेंट होता है उसमें से बहुत सारे मूवमेंट फालतू होते हैं, अननेसेसरी होते हैं, और हर मूवमेंट्स के अंदर थोड़ा टाइम लॉस होता है, थोड़ा टाइम लॉस होता है। और उस टाइम लॉस को जब हम पूरा जोड़ करके देखें तो एक बहुत बड़ा टाइम लॉस होता है। कह रहा बाय द वे, जैसे मैं आपको कह रहा हूं आपने बाइक की सर्विसिंग या स्कूटी की सर्विसिंग कराई होगी, लड़के ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, हालांकि आजकल लड़कियां भी स्मार्ट हैं, अपनी स्कूटी लेकर के सर्विस सेंटर जाया करती होंगी तो देखती होंगी। अब आप समझना बच्चे, जब मान लीजिए आपकी बाइक खड़ी, अब देखिएगा जब आप सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो देखेंगे जितने भी उनके स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो लटके हुए होते हैं ऊपर से स्प्रिंग पर, और उनको जिस भी स्क्रू ड्राइवर को जरूरत होती है वो फटाफट ऐसे पकड़ते हैं, वो अपना यूज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर वहां से पकड़ते हैं, फिर करते हैं, चला जाता है। लेकिन अब किसी लोकल शॉप में जाकर के जब जाकर के करेंगे तो वो ढूंढेगा, अरे कहां गया, कहां गया, अरे छोटू वो लाना, वो बड़ा वाला पेचकस लाना, अरे छोटा वाला पेचकस लाना, इस तरीके से कर। अब ये पेचकस ढूंढने में क्या समय का नुकसान हो रहा है कि नहीं, या मूवमेंट, इसका खुद मूवमेंट, मैं ढूंढने की बात नहीं करूंगा, वो खुद यहां से वहां जाता है, पेचकस ढूंढता है, फिर यहां जाता है, मूव कर रहा है, और इस मूवमेंट में लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने एक बड़ा छोटा एग्जांपल लिया। इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब एक मशीन से दूसरे मशीन पे शिफ्ट किया जाता है, उसके अंदर मूवमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई काम के लिए आप जा रहे हो तो मूवमेंट। देखो बहुत सारे मूवमेंट तो जिसको आप रोक नहीं सकते हो, वो नेसेसरी है, वो करना है आपको, लेकिन जितने भी वेस्टफुल मूवमेंट हैं जिनकी वजह से समय का नुकसान हो रहा है, उसको रोकने की बात कर रहा है यहां पर मोशन स्टडी। आइए पढ़ते हैं इसके अंदर। तो कह रहा है भैया मोशन स्टडी क्या कर रहा है, द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडीज कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोशन स्टडी आर, देखो क्या कह रहा है यहां पर, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। कह रहा है जब वो काम कर रहे हैं तो उनके मूवमेंट्स को डिटरमाइन करने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है, उनकी मूवमेंट्स कैसे हैं। कह रहा है टू डिफरेंशिएट, फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उनके प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को, क्योंकि कुछ तो प्रोडक्टिव मूवमेंट होंगे और कुछ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होंगे। आगे कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट। वेस्टफुल मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को बच्चे कट डाउन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू डिजाइन द सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर। बस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स को रोकने के लिए हमें परफेक्ट इक्विपमेंट, टूल, सिस्टम, ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी जिससे हमारे वेस्टेजेस जो मूवमेंट है, फालतू मूवमेंट है, वो रुक जाएंगे। जैसे पेचकस ढूंढने के लिए हमारा जो मैकेनिक है यहां से वहां भटकता है, इससे अच्छा जो मैंने बोला एक सिस्टम है, जो हाथ डाला तुरंत उसके पास आ गया, तो उसको मूवमेंट नहीं करना पड़ा फालतू। तो इस तरीके से मोशन स्टडी के अंदर मूवमेंट की स्टडी होती है। अब मान लीजिए कि एक वर्कर है, एक इंप्लॉय है जिसका बॉस जस्ट वो फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसका बॉस जस्ट सेकंड फ्लोर के ऊपर है। फर्स्ट फ्लोर पर वो है, सेकंड फ्लोर के ऊपर वो है, ऊपर में।
अब मान लीजिए कि सीढ़ी लेकिन तुरंत ऊपर में नहीं है, सीढ़ी यहां से वहां तक जाने के बाद घूम करके कोने में बनी हुई है। अब उसको अपने बॉस के पास जाना, सबसे पहले उस सीढ़ी तक जाए, सीढ़ी से ऊपर जाए, ऊपर से फिर अपने जबकि जस्ट उसके ऊपर था। बच्चे अगर ऐसा होता कि सीढ़ी वहीं होती तो क्या वो फालतू मूवमेंट रुक जाता कि नहीं? क्या उसके अंदर वेस्टेजेस हैं कि नहीं? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वो, या मूव करने की जरूरत ही क्या है? एक अगर इंटरकॉम फैसिलिटी हो, टेलीफोनिक 2 मिनट की बात पूछनी हो, उसके लिए जाने की जरूरत क्या? तुरंत उठाया फोन के अंदर, इंटरकॉम में बोला कि बॉस ये चीज है, बॉस ने तुरंत बोला हाँ हाँ ठीक है। क्या ये फालतू मूवमेंट को रोक दिया कि नहीं? इसलिए कह रहा है एक सिस्टम, एक टूल्स, इक्विपमेंट कुछ ऐसा बनाओ जिसमें फालतू मूवमेंट रुक जाए, जिसकी जरूरत नहीं है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। तो बच्चे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग मोशन स्टडी करते हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को। तो ये 4 चीजें मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को डिसाइड करेंगे, कौन प्रोडक्टिव कौन अनप्रोडक्टिव, फिर ऐसा सिस्टम डिजाइन और टूल्स और इक्विपमेंट लाएंगे ताकि हम लोग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम कर सकें, हटा सके। तो ये है आपका मोशन स्टडी। इतना पढ़ना है आपको बच्चे, जिससे हम लोग का फालतू मूवमेंट नहीं होगा, तो समय बचेगा और एफिशिएंसी आएगी। आगे चल रहे हम लोग, इनके कीवर्ड्स को देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो यहां पर वही बात कर रहा है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल मूवमेंट्स। आगे कह रहा है टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। आगे कह रहा है टू डिजाइन द इक्विपमेंट टूल्स फर्नीचर विच मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को जो रोके, ऐसे सिस्टम को हमने डेवलप करके चलना है बच्चे। अब हम लोगों ने वर्क स्टडी को पूरा कर लिया। अब मैं ऊपर लेकर के आ रहा हूं आपको कि वर्क स्टडी जो मैं कह रहा था कि कॉस्ट को कम करना है और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेना है ताकि सारे के सारे लोग बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें, तो ये 4 प्रकार की स्टडी करनी पड़ेगी। यानी अपने आप में वर्क स्टडी बच्चे 4 स्टडी है। तो अब आप इस लाइन को पढ़े तो आपको समझ आएगा, इट इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। अब बच्चे मैं यहां पर एक इक्वेशंस लिखूंगा जिसको आपको समझ आएगा कि जब मैं कह रहा हूं बच्चे यहां पर कि वर्क स्टडी है, तो आपको 4 प्रकार की स्टडी समझनी है। यानी वर्क स्टडी अगर मैं बोलता हूं तो आपको इज इक्वल टू क्या क्या समझना है? सर पहले फैटीग स्टडी, दूसरा आपको रखना है मेथड स्टडी। 1 नंबर में आ सकता है ये लिखने के लिए। मेथड स्टडी के बाद बच्चे अगला है टाइम स्टडी, और फिर है आपका मोशन स्टडी। तो ये प्रकार के आपको ध्यान में रख करके चलने हैं कि जब आप वर्क स्टडी को पढ़ो तो आपके पास वर्क स्टडी इज इक्वल टू दिस 4 काइंड्स ऑफ स्टडीज जो आपको करना है बच्चे। तब जाकर के हर फैक्टर सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन देगा अपने काम के लिए। ओके, खत्म। तो बच्चे यहां पर हम लोगों ने टेक्निक्स जो पढ़ा वो वर्क स्टडी पढ़ा, ये 3rd टेक्निक्स था। इसके अंदर हम लोगों ने 4 स्टडी पढ़ा, वो अलग बात है। चलिए 3rd टेक्निक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी गाड़ी आज रुकने वाली नहीं है, आज हम पढ़ करके थक जाएंगे। रेस्ट भाई, मोशन स्टडी और ये सारी चीजें भी करनी है हम लोग को, फैटिग स्टडी भी करनी है, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी ना थकोगे। आओ बच्चे, अब हम लोग आ रहे हैं 4th पर आ रहे हैं। ये हमारा टेक्निकल जो हमारे पास है टेक्निक्स, उसको हम लोग कह रहे हैं बच्चे डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये क्या होता है? नाम में ही देखिए क्या कह रहा है। यहां पर नाम में ही कह रहा है डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, और यहां कह रहा है पीस मतलब होता है बच्चे पर यूनिट, और उसके बाद से कह रहा है वेज सिस्टम, यानी कि तनख्वाह देने का तरीका। बच्चे 2 तरीके से ना तनख्वाह बांटा जा सकता है। एक तो आप जितने घंटे काम करते हो उसमें, कि ठीक है आपने 4 घंटे काम कर लिया, भाई 4 घंटे आपने काम कर लिया तो आपको 4 घंटे का पैसा दें, या आपने 4 घंटे में कितने यूनिट्स बनाए, कितने आउटपुट बनाए, हर पीस को आउटपुट को गिनेंगे और उसके आधार पर आपको हम तनख्वाह देंगे। तो बच्चे टेलर ने ना डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम की बात कही, और याद आता होगा जब मैं इक्विटी की बात करता था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की, तो मैंने कहा था डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम इसका वायलेशन है, क्योंकि यह कह रहा है उतने ही देर के लिए जो ज्यादा बनाएगा उसको ज्यादा दो, जो कम बनाएगा उसको कम दो। क्यों? क्योंकि इनका पेमेंट का तरीका पीस पर है, टेलर का पीस पर है, पीस की गिनती कर। आपको मैं बता दूं, जैसे ईंट की भट्टी होती है, ईंटें बनते हैं यहां पर, वहां पर जो पेमेंट होता है पर ईंटा, पर ईंट, पर ब्रिक्स,
पेमेंट होता है, वो कौन सा सिस्टम है? वो पीस रेट सिस्टम ही है बच्चे। तो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम बताता है कि हम टाइम के आधार पर आपको पेमेंट नहीं देंगे, आप जितना काम किए इस घंटे के अंदर आपके काम की गिनती होगी, आपके यूनिट्स, आपके पीस गिने जाएंगे, कितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, फिर आपको देंगे। यानी इसके आधार पर वो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के बीच में फर्क करेंगे। और इसके वकालत में इन्होंने क्या कहा है, इससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा ये होगा कि जो ज्यादा बना रहा है वो ज्यादा कमाएगा तो मोटिवेटेड फील करेगा, जो कम बना रहा है उसको लगेगा कि यार हम भी ज्यादा बनाते तो उसके जैसा ज्यादा कमा पाते, तो वो भी मोटिवेट होकर के ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। तो इससे फायदा इनको लगता है कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम पे हर व्यक्ति अपना योगदान देगा, समय की चोरी नहीं करेगा, जानबूझकर कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं बैठ रहा हूं तो काम कम करूंगा तो कम पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरा तनख्वाह मेरे काम के आउटपुट के आधार पर फिक्स है। ठीक है, ये इन्होंने वकालत की। लेकिन बच्चे इसके दुष्परिणाम भी बहुत हैं, क्योंकि जब पीस रेट होगा तो कम समय में ही ज्यादा प्रोडक्शन करने की होड़ लग जाएगी और उससे क्वालिटी खराब होने का डर है। लेकिन हम उसकी क्वालिटी के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वो टेक्निक्स बोल रहे हैं जो कि टेलर ने बोला है, उसकी कमियां हम लोग बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल कमियां नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है तो बताइए डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है। हम लोग बोलेंगे अंडर दिस पीस रेट सिस्टम वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन आउटपुट, जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट उसकी गिनती करके करेंगे, जो ज्यादा वो ज्यादा, जो कम वो कम। इसी को हम लोग कह रहे हैं बच्चे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आइए देखिए पढ़ते हैं इसके अंदर। कह रहा है द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्फेसाइज ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज। देखो कह दिया इन्होंने डिफरेंट वेज ऑफ रेट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। कह रहा है एफिशिएंट को ज्यादा, इनएफिशिएंट को कम। लेकिन एफिशिएंट इनएफिशिएंट बनाने का तरीका इनका क्या है? इनका तरीका है कि जो ज्यादा बनाएगा वो एफिशिएंट होगा, जो कम बनाएगा वो इनएफिशिएंट होगा, जो कि हम और आपका दिल मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ज्यादा बनाने वाला खराब भी ज्यादा बना सकता है, लेकिन बच्चे हम लोग को फिलहाल अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखते हुए करना है। जो ज्यादा बना रहा है वो ज्यादा अच्छा, जो कम बना रहा है वो कम अच्छा। और ये कई सारी इंडस्ट्रीज पे फॉलो होती है। तो कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम इंसिस्ट ऑन, देखिए कह रहा है क्या क्या जोड़ देता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। कह रहा है पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। ओके, एक्स्ट्रा वेज पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। देखिए वही बात कह रहा है, जब आप एफिशिएंट को ज्यादा दोगे तो वो ज्यादा मोटिवेट होकर के हमेशा एफिशिएंट रहने की कोशिश करेगा। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट द इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज ऑल्सो। कह रहा है कि जब उनको ज्यादा दोगे तो जो कम कमा रहे हैं उनको भी मोटिवेट बोलेगा, हम भी ज्यादा करते तो कमाते, जो बात अभी मैंने कही। टू कम इनटू द कैटेगरीज ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉइज, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो यार हम भी एफिशिएंट में आ जाए। और व्हेन द पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड। कह रहा है और अगर हम यूनिट्स के आधार पर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लगेगा। तो ये एक सिंपल सी बात थी बच्चे, जो कि हम लोग को डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में पढ़ करके चलना था। जो ज्यादा बनाएगा वो ज्यादा एफिशिएंट, जो कम बनाएगा कम एफिशिएंट मानते हैं। इस सिस्टम की बहुत खामियां हैं। आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ोगे या फिर दूसरी चीजें पढ़ोगे, आप इनकी खूब सारी खामियां भी देखने वाले हो। लेकिन फिलहाल भाई हमें इनकी तारीफ करनी है। चलिए भाई, तो तारीफ भी कर दी, मतलब भी समझ लिया हम लोगों ने। जो ज्यादा बनाएगा ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कमाएगा, मोटिवेटेड रहेगा और अच्छा करेगा। जो कम बनाएगा उसको लगेगा मुझे भी उसके जैसा होना है, तो वो भी ज्यादा बनाएगा, जिससे प्रोडक्शन होगा। और ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का उल्लंघन है, ये हम जानते हैं, क्योंकि वो कहता है दिए गए सेम समय के लिए सेम वर्कर को सेम पेमेंट होना चाहिए। ये कहता है नहीं, जो ज्यादा बनाए वो ज्यादा, जो कम बनाए कम, जो ज्यादा एफिशिएंट ज्यादा कमाए, कम एफिशिएंट कम कमाए। चलिए भाई आते हम लोग यहां पर और इनके कीवर्ड्स की ओर चलते हैं, और यही सारी बातें हैं। कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर्स फॉर वर्कर्स, इनका मानना है, और हम भी इनके मानने के हिसाब से लिख रहे हैं। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, आपको मन कहेगा हाँ सर सही तो बोल रहा है, एफिशिएंट को ज्यादा दो, लेकिन जो एफिशिएंसी बताने का तरीका वो गलत है ना। जो ज्यादा बना रहा है उसको ये एफिशिएंट कह रहा है, तो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में कह रहे हैं ये डिफरेंशिएट करिए। चलो अच्छी बात है, कर लेंगे। वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यस, ये आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो बच्चे ये था डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, जिसमें ये लाइनें आती हैं, डिफरेंट पेमेंट्स करना, डिफरेंट यूनिट्स के आधार पर करना, तो आप आसानी से देख करके समझ सकते हो। तो ये सिंपल से पॉइंट है बच्चे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आखिरी जो हमारा है वो है बच्चे मेंटल रिवॉल्यूशन।
मेंटल रिवॉल्यूशन। और अगर आपको मैं कहूं मेंटल रिवॉल्यूशंस, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब पढ़ रहे थे साइंटिफिक, उसी के अंदर के जब मेंटल रिवॉल्यूशंस की बात आती है तो एटीट्यूड चेंज करने की बात आती है बच्चे। वर्कर्स और दो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक वर्कर ग्रुप एक मैनेजमेंट ग्रुप, और दोनों को कह रहा है अपने 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 एटीट्यूड को एक दूसरे के प्रति चेंज करो, एक दूसरे के साथ काम करना है आपको, तो एक दूसरे के प्रति आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो, वो सिखाता है मेंटल रिवॉल्यूशंस। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं बच्चे, इस सिस्टम के अंदर हम लोग को पढ़ के करना है। जो बात मैंने वहां पढ़ाई थी वही बात मैं यहां पर भी फिर से पढ़ाने वाला हूं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। कह रहा है चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति अपने एटीट्यूड को बदलिए, वही होता है मेंटल रिवॉल्यूशन। पहले भी प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहां पर सारी बातें घुसेड़ देगा इसके अंदर। कह रहा है कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे के खिलाफ मत सोचो, एक दूसरे के अगेंस्ट मत सोचो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करने की कोशिश करो, यह कहता है मेंटल रिवॉल्यूशन। रूलिंग आउट द फीलिंग ऑफ suspicion, prejudice from the minds of the workers and the management to adopt systematic thinking। लास्ट टाइम बच्चे जब हम लोगों ने मेंटल रिवॉल्यूशंस को पढ़ा था तो वहां भी मैंने बात कही गई थी कि भाई दो ग्रुप जो है मैनेजमेंट और वर्कर, वर्कर सोचता है कि मैनेजमेंट हमसे ज्यादा काम करा करके हमें उचित दाम नहीं दे रहा, हमें अच्छी पेमेंट्स नहीं दे रहा है, और मैनेजमेंट सोचता है वर्कर सही से काम नहीं कर रहा, ज्यादा पैसा ले रहा है मेरे से। तो विश्वसनीयता की कमी होती थी, हमेशा एक शक की निगाह से देखते हैं एक दूसरे को कि मेरे खिलाफ ही टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा होगा, वो सोचते हैं मेरे खिलाफ ही ट्रेड यूनियन या वर्कर काम कर रहे होंगे, हड़ताल करने का प्लान कर रहे होंगे। तो दोनों एक दूसरे पे जब विश्वास नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो मेंटल रिवॉल्यूशंस में उसी एटीट्यूड को बदलने की बात कही गई है। कहा गया एक दूसरे को कॉपरेट करो, एक दूसरे को सस्पिशियस नजर से मत देखो, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस लेकर के आओ। ये सारी बात बच्चे यहां पर मेंटल रिवॉल्यूशंस में लेकर के हम लोग को आनी है। आइए पढ़ते हैं इसके अंदर। तो अंडरलाइनिंग तो हम लोगों ने कर लिया, फिर एक बार मैं रीड करा दूं तो यहां पर वही सारी बातें कह रहा है। चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, एटीट्यूड पे ध्यान रखिएगा। कोऑपरेशंस की बात कह रहा है बच्चे यहां पर कि कोऑपरेट करिएगा एक दूसरे को, और ये जो मैंने बोला शक की दृष्टि, डर की दृष्टि, एक दूसरे के प्रति निगेटिव फीलिंग वो सब खत्म करना पड़ेगा। तो रूलिंग आउट यानी खत्म करना फीलिंग ऑफ सस्पिशन, शक, प्रेजुडिस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजर, पहले से माइंड में बना करके रखा है कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है, ये सबको हटाओ, और ये सबको हटाओगे तो सिस्टमैटिक थिंकिंग आएगी। तो माइंडसेट चेंज करने की बात कर रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं चेंज ऑफ माइंडसेट, चेंज ऑफ माइंडसेट की बात कर रहा है। माइंडसेट, अपने अपने माइंडसेट को चेंज करें, वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को सलाह है, तो जाकर के एक मेंटल रिवॉल्यूशन आएगा, यानी मेंटल दिमागी तौर पे एक क्रांति आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो कि दोनों मिलकर के काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस आगे दौड़ पड़ेगा। तो बच्चे ये था हमारा मेंटल रिवॉल्यूशंस। तो ये टेक्निक्स भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया। इनके कीवर्ड्स पर आएंगे बच्चे फटाफट। इनके कीवर्ड्स के ऊपर कोई जानकारी लग रहा है यहां नहीं दिया हुआ, तो आप इन्हें ही देख सकते हैं, एबीसी को, इन्हीं को आप इनके कीवर्ड्स मान लीजिए। ये अगर आते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। तो बच्चे ये थे हमारे टोटल टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। जब भी मैं बोलूं तो साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, तो टेलर ने प्रिंसिपल्स भी दे दिए और टेलर ने यहां पर टेक्निक्स भी दे दिया। इन सारी चीजों की जानकारी बच्चे आपको रख करके चलनी है। तो ठीक है बच्चे, आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। इस चैप्टर को खत्म करने के लिए एक छोटी सी क्लास और लगाऊंगा मैं, जिसको समाप्त करूंगा, जिसके अंदर हम लोग इसको ओवरव्यू लेते हुए खत्म करेंगे इस चैप्टर को। छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग नए चैप्टर्स की ओर आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सब कुछ रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं केस स्टडी। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की किया था, वैसे ही अब हम लोग सेकंड चैप्टर का केस स्टडी करेंगे। तो केस स्टडी से आपको फायदा क्या मिलने वाला है, एग्जामिनेशंस की और अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। तो स्टूडेंट यहां तक आप अच्छे से देख लें, रिवाइज कर ले, अच्छे से अपने दिमाग में कीवर्ड्स भर ले। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।